हाँ जी। राम 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 राम। लीजिए, Raj of Gwalior consigned 15,000 kg of ghee at rupees 30 per kg to his agent Seeraj at Delhi. He spent 5 per kg as freight and insurance for sending the ghee at Delhi. On the way, रास्ते में 100 kg of ghee was lost due to the leakage. Ghee was lost ड्यू टू द लीकेज। भाई 15,000 किलो में से 100 किलो गया लीकेज में, विच इज टू बी ट्रीटेड एज नॉर्मल। कहते हैं 15,000 में 100 किलो तो नॉर्मल ही है। मैंने जो बात बताई थी वो घर के अंदर 10 किलो तो घी लेकर आते हैं, तो 10 किलो घी से एक छोटी सी लाइन छपी, तो 15,000 किलो घी से कितनी बड़ी लाइन छपेगी सोचो आप, तो 100 किलो की हो गई। ठीक है, 15,000 में 100 kg नॉर्मल है। अब 10 किलो में घी खाए मैं तो 3 किलो की लाइन खींचूंगा, तो वो नॉर्मल नहीं होता, वो क्या होता है, अब नॉर्मल होता है। ठीक है ना, तो 15,000 kg में, और वैसे भी बंदे ने बोल दिया जी इसे नॉर्मल मान लो, टेंशन मत लो, ठीक है, फिर अपनी टेंशन खत्म। एंड 400 kg ऑफ घी वॉज डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। लो जी, ये नष्ट हो गया, छलक गया, क्या हो गया, हाँ ये डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। तो ये तो क्या, डिस्ट्रॉय क्या माना जाता है, अब नॉर्मल। अब मुझे ये बताइए 15,000 भेजा, जिसमें से 100 तो ये गया और 400 ये गया, तो पहुंचा कितना, 14,600, 500, और उसमें से सेल कर दिया 7,500 सेल कर दिया, 7,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है जी, आपको क्या करना है, और उसने 33,000 एडवर्टाइजमेंट और रेकरिंग कौन से एक्सपेंस हो गए, इनडायरेक्ट। रीअकरिंग जो बार बार होते हैं वो इनडायरेक्ट ही होते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अबनॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट इफ सीरीज इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑन सेल। अब ये देखो, ये वाली लाइन जो लास्ट में बताई जाती है ना, ये बदमाशी वाली लाइन होती है। पता है क्यों, बच्चा बता राज ऑफ ग्वालियर ये वो, एग्जाम के अंदर ये हो गया, ऐसे हो गया, यू आर रिक्वायर्ड टू, हाँ अब नॉर्मल लॉस स्टॉक कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है बना देंगे, कमीशन भूल गया क्या, पढ़ा ही नहीं, क्योंकि रिक्वायर्ड के बाद तो दुनिया खत्म हो जाती है, और ये हमारी दुनिया खत्म करने में लगा हुआ है। तो क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है, ये बदमाशियां करवाएंगे। ये रीजनिंग है अकाउंट्स, भाई अकाउंट्स में रीजनिंग कैसे दे, ये कि उसका बाप, उसका बेटा, उसका पोता, ये तो बताए कैसे, बस यही रीजनिंग है इसमें, कि तुम दिमाग को पूरा कंसंट्रेशन के साथ लेकर चलो। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है जरूर। शुरू में क्या गलती होती है, शुरू में डेट्स की गलती होती है। मिस्टर फलान राम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 दिसंबर, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑन 31 दिसंबर, सैलरी दे रखी है 12,000 पर एनम, होगी गड़बड़। सैलरी दे रखी है 1 साल की, खाते बनाने 1 महीने के। तो शुरू में डेट्स वगैरह को लेके ध्यान रखा करो, लास्ट में कोई इंफॉर्मेशन छिपी हुई मिलेगी उसका ध्यान रखा करो। ठीक है, चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं फटाफट, अब कुछ नहीं बचा इनके अंदर। लो जी, यस, क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन, बुक्स ऑफ कौन, बुक्स ऑफ राज नाम तो सुना होगा। लो जी, सबसे पहले 1 और 2 का सॉल्यूशन बताते हैं। वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस एंड स्टॉक, राइट। अच्छा क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी किस चीज में है, केजी, और कॉस्ट केजी में है ना, यस केजीज, कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने केजी बॉस, 15,000 एट द रेट ऑफ 30,
तो ये आ गए 4,50,000, राइट। एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसने पे किए? कंसाइनर ने। ये थे 15 पर केजी, है ना। देखो यहां तो लिखना नहीं होता। 15,000 केजीज इंटू ₹5 कितने हो गए? 75,000। kg 5,25,000। यहां तक बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, जैसे आप करते आए हैं। यस, सुनिए ध्यान से। इन ट्रांजिट रास्ते में क्या हुआ? नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस दोनों रास्ते में हुए हैं, इन ट्रांजिट हुए हैं। अब फर्क बताओ, पहले बाद में करने से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? पड़ता है ना, क्योंकि नॉर्मल लॉस क्या करेगा? कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा देगा, और अब नॉर्मल लॉस बढ़ी हुई कीमत से आएगा, इंक्रीज्ड अमाउंट पे आएगा। और अगर आपने पहले अब नॉर्मल लॉस दिखा दिया तो वो रिड्यूस्ड अमाउंट पे आएगा, मतलब वो सेम अमाउंट पे आएगा पुराने वाले पे। तो फर्क पड़ता है। जनरल जो आप अगर 10 बुक्स उठाएंगे तो 10 में से 8 बुक्स में पहले नॉर्मल मिलेगा फिर अब नॉर्मल, कुछ ना मेंशन हो तो पहले नॉर्मल फिर अब नॉर्मल। लेकिन हमारे आईसीआई का जो सॉल्यूशन था उसके अंदर पहले अब नॉर्मल एज्यूम किया गया फिर नॉर्मल एज्यूम किया गया। ठीक है, हमें आईसीआई का पैटर्न फॉलो करना है। टिल डेट ये है, आगे कुछ नया आया तो फिर आगे बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए। इन ट्रांजिट हम पहले नंबर पर लेस अब नॉर्मल लॉस assumed बिफोर नॉर्मल लॉस, राइट। चाहे नीचे नोट लिख देना कि वी हैव assumed दैट अब नॉर्मल लॉस हैपेंड बिफोर नॉर्मल लॉस। यस, कितना केजी? 400। ओके, लो जी। 5,25,000 डिवाइड बाय 15,000 इंटू 400 कितना? 14,000। $14,600 और ये आ गया आपका 5,11,000। 14,000 आएगा इसका आंसर। नंबर 2, लेस नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है बॉस? 100। इसकी वैल्यू कितनी लगानी है? नील। वैल्यू नहीं लगाते हम, क्वांटिटी को ही रिड्यूस करते हैं। यस, नेक्स्ट वन। अब कहता है जी उसने एक्सपेंस पे किए क्या? एड डायरेक्ट एक्सपेंस किसके? कंसाइनी के। हुए हैं क्या? नहीं हुए, हुए होते तो जोड़ देते। तो 14,500 और 5,11,000 और अब इसमें से लेस सेल कितना हुआ? 7,500। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 7,000 और वैल्यू आ गई 5,11,000 डिवाइड बाय। एक बच्चे ने पूछा सर 7,500 के आगे मैं कुछ वैल्यू लिख दूं तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो माल बेचा गया उसकी कॉस्ट। ठीक है,
और फिर इसकी डिटेल में मत चले जाना, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो ओपनिंग एड परचेज लेस, इसलिए मैंने कुछ लिखा ही नहीं कि दिमाग ही ना चले। करना क्या है उस चीज़ का, करना तो कुछ है नहीं, तो धक्के ही कैलकुलेशन है वो। 5,11,000 डिवाइड बाई 14,500 ना, और इंटू 7,000। यस, 690 ना, हाँ जी, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा। डन, यस। वैसे ही थर्ड नंबर डाल देता हूं, कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 4,50,000 टू कैश अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंस पे किए कितने थे? 75,000। उसका नाम क्या है? सीरज, सिराज, हाँ सिराज। ये हुई सेल, दैट इज कितनी सेल हुई? हाँ वो ठीक है, क्वांटिटी बताना यार। 7,500 kg इंटू रुपीज़ कितने हो गए? 4,50,000। और जब सेल हो गई तो एक तो सिराज का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने थे? 33,000। और एक बनता है उसका कमीशन, एक बनता है कमीशन 4,50,000 का। हाँ जी, कितना बनता है? कितने हो गए? अच्छा ये लो जी, बाय अब नॉर्मल लॉस अकाउंट सी पार्ट 1 एंड 2 14,000 ना, और बाय स्टॉक, स्टॉक ऑन सी पार्ट 1 एंड 2 24,690। और कुछ रह तो नहीं गया? देखें एक बार, एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ आ गया आपके। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? प्रॉफिट हो रहा है कितना? 130,190 बैलेंसिंग फिगर। यस, $7,10,690 चलता है। कंपनी में लगी हो फिर बताएगी तेरे को। हाँ जी करता हूँ बॉस, ये लो ठीक है। थोड़ा सा और है तो नहीं कुछ ऊपर है?
ये तो कमाल ही हो गई। आपके आईसीआई के सॉल्यूशन में अब नॉर्मल लॉस और स्टॉक को वर्किंग नोट्स में दिखा रखा है ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। हाँ बना रहे हैं अभी, क्लेम मिला है ना इसमें। हाँ बिल्कुल, जब हम अब नॉर्मल लॉस यहाँ दिखा रहे हैं तो ये लो जी, ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। टू कंसाइनमेंट कितना, बाय इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया है या हाँ भरी है, कैसे पता चला? पेड बाय बैंक, क्लेम कितना 9000 और बाय पी एंड एल अकाउंट। मैं इसी में एक छोटा सा अजम्पशन लिख रहा हूँ कि अगर नॉर्मल लॉस को पहले अज्यूम करते, और थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम क्या पता एग्जाम में पहले नॉर्मल बोल दे वो, तो फिर हमें कैसे करना है क्वेश्चन को, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। इवन देखो मेरे ख्याल से गोडाउन में अब नॉर्मल लॉस का कोई क्वेश्चन आया क्या अभी तक? ज़्यादातर एक आया था, और उसमें कंसाइनी के एक्सपेंसेस थे क्या? नहीं थे ना। मतलब मेरे को थोड़ा सा डाउट ये है कि गोडाउन का अब नॉर्मल लॉस और प्लस में कंसाइनी के एक्सपेंसेस, इस तरह का कंबाइंड क्वेश्चन नहीं आया कोई। ठीक है, तो सारी वैरायटी कवर होती नहीं है। देखो सारे ले लिए मैंने, 93 96 सारे क्वेश्चन ले लिए, फिर भी वैरायटी कवर नहीं हो रही। ठीक है ना, तो कुछ चीज़ें अपने आप समझनी भी पड़ेगी कि इस तरह से आ जाए तो हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलो डन ये। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ कर देता हूँ, दोनों ही शो कर दूंगा। नहीं वही तो कह रहा हूँ ना, नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं करते क्योंकि हमने उसकी वैल्यू नहीं लगाई। आप ये देखो ना, वैल्यू लगाई क्या नॉर्मल लॉस की? ये देखो एंट्री कर देता हूँ, नॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट, बताओ अमाउंट क्या लिखूँ? वो अमाउंट जो बिका उसमें और जो बचा उसमें इन्फ्लेट होके चली गई। नहीं नहीं बिल्कुल, नॉर्मल लॉस की सिर्फ वैल्यूएशन में काम आता है। ये डन। चलिए ये देख लीजिए आप। हेलो, अरे देखो एक बार नॉर्मल लॉस की मैं एक बात दोबारा से बता देता हूं। देखो छोटी सी बात है, आपने क्या किया, 10 किलो बर्फ 100 की भेजी और उसमें से 1 किलो नॉर्मल लॉस हो गया, तो कितनी होगी? 9 kg। 9 kg में सेल हो गई 6 kg। तो 6 kg की सेल पता है कैसे दिखाओगे? 6 kg इंटू 11.11 और प्लस में प्रॉफिट, राइट? सेल यहां दिखाओगे ना ऐसे, और स्टॉक कैसे दिखाओगे? 3 kg इंटू 11.11, तो ये कितना हो गया? 33.33, और ये कितना हो गया था? 66.67। तो प्रॉफिट कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, प्रॉफिट तो जितना कमाया, तो ये 66.67 हो गया और ये 33.33 हो गया, तो टोटल कितना बन गया? 100 रुपये। इसका मतलब 1 रुपये 11 पैसे जो बढ़ा वो एक तरफ सेल के साथ कॉस्ट में बढ़ गया और एक तरफ स्टॉक में इंक्रीज हो गया। इसे बोलते हैं इन्फ्लेटेड प्राइस। इन्फ्लेट, फैलना, जो प्राइस है वो फैल गया। कई बार तुम भी फैल जाते हो ना घर पे रायते की तरह, तो ऐसे ये फैल गया। वो 10 रुपये था, 11 रुपये 11 पैसे हो गया फैल कर। तो एक पार्ट किस में चला जाता है? सेल में, और एक पार्ट किस में बच जाता है? क्लोजिंग स्टॉक में। तो नॉर्मल लॉस की एंट्री करने की अलग से जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल लॉस जितने का हुआ, कितने का हुआ नॉर्मल लॉस? 10 रुपये का हुआ ना, तो 10 रुपये में से यहां कितने हो गए?
₹6.67 और यहाँ कितने हो गए ₹3.33। तो ये कितने बन गए ₹10। तो ₹10 का जो लॉस हुआ था, जितना बिक गया उतना तो ग्राहक से कवर कर लिया और जितना बच गया वो ग्राहक से इन फ्यूचर कवर कर लेंगे। बात समझ आ गई ना? तो नॉर्मल लॉस कितने का था? 10 का था। ₹10 की एंट्री कर तो दी हमने, इधर से सेल का प्राइस बढ़ा दिया और इधर से स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दिया आपने, इसीलिए नॉर्मल लॉस की। अगर तुमने नॉर्मल लॉस की एंट्री कर दी तो ₹10 इधर से कर दिया, ₹10 की और एंट्री कर दोगे। डन? क्लियर है ना चीज? ठीक है। अच्छा, आखिरी बात, इफ नोट लिख लो, इफ नॉर्मल लॉस इज अज्यूम्ड फर्स्ट, क्योंकि बड़ी बदमाशियां चल रही है, वो क्वेश्चन में 1 मिनट में लिख देगा अज्यूम नॉर्मल लॉस फर्स्ट। फिर तो बताइए, एक तो है क्वांटिटी और एक है कॉस्ट। बताइए क्वांटिटी कितनी है? 1000 कितनी थी यार वो? 15,000 kg। और कॉस्ट थी 4,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंस जो उसने पे किए 75,000। तो ये हो गया 15,000 और ये हो गया 525। तो अब इसमें क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस पहले माइनस कर देंगे। कितना हुआ था? 100। तो इसकी वैल्यू लगाओगे आप 0, तो ये आ गया 14,900 और ये आ गया 5,25,000। अब इसमें से अब नॉर्मल लॉस देखो, पहले ये लिया फिर ये लिया, यस कितना? 400। तो इसकी वैल्यू 525,000 डिवाइड बाय 14,900 इंटू 400, 14094। तो ये आ गया 14,500 और ये आ गया 5,11,906। 10,000 5,10,906। ओके, ये लोग इसमें से सेल कितना हुआ? तो स्टॉक कितना बचा? स्टॉक बचा 7,000। 5,10,906 डिवाइड बाय 14,500 इंटू 7,000, 246,6। तो क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो जाएगा। अब नॉर्मल लॉस भी देखो चेंज हो गया, अगर नॉर्मल लॉस पहले अज्यूम करते हैं तो। कोई बात, एक मिनट, मैंने थोड़ा जल्दी से लिख दिया था तो कुछ बच्चे पीछे रह गए थे। ये लो, यस डन। क्या नाम है उसका? PQ2 का यही क्वेश्चन है। यस, आवाज ना आए बिल्कुल भी। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अच्छा ध्यान दो, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें। एक बच्चे ने डाउट लिया था मेरे से, कहते हैं सर ए प्रोडक्ट्स लिमिटेड ऑफ कोलकाता हैज गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग टी सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू सी स्टोर्स ऑफ मुंबई।
कहता है कॉस्ट प्राइस ये था और सेलिंग प्राइस ये था, तो बच्चा बोला सर ये इनवाइस प्राइस हो गया। कि जब क्वेश्चन में बता रखा है सेलिंग प्राइस और आप क्लास में यही तो कहते हो कि ये सेलिंग प्राइस इनवाइस प्राइस ही होता है, लेकिन क्लियर कट लिखना जरूरी है। एक्स सेंट गुड्स कॉस्टिंग ₹100 ईच टू वाई एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ ₹150, तब ये इनवाइस बनेगा। अब कहीं इसमें लोडिंग चिपका दो 50 रुपए, ये लोडिंग नहीं है, इनवाइस प्राइस का क्वेश्चन नहीं है, कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन है। वो बोलेगा उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर एक्स सेंड गुड्स कॉस्टिंग 100 टू वाई एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ ₹150, इसका मतलब परफॉर्मा इनवाइस में उसका 150 रेट कोएट है। बात समझ आ गई ना आपको? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इनवाइस प्राइस का नहीं है, ये तो उसने अपना सेलिंग प्राइस फिक्स कर रखा है कि ये माल अगर मैं बेचूंगा तो इतने से कम में नहीं बेचूंगा। इनवाइस प्राइस क्या होता है कि कंसाइनी उससे ऊपर भी बेच सकता है, वो उसको ओवरराइडिंग कमीशन दे देगा। ठीक है ना? चलो जी, तो जनवरी 21 के अंदर ये क्वेश्चन आया था भाई, और आपसे डैमेज्ड टीन गॉट डैमेज्ड एंड द ट्रांसपोर्ट पेड 5000 एज डैमेज चार्जेस, ये वाली बात भी आई थी क्या उसमें? हाँ, कहता है ड्यूरिंग ट्रांजिट 50 क्वांटिटीज ऑफ 5 kg टीन एंड 20 क्वांटिटी ऑफ 10 kg टीन गॉट डैमेज्ड एंड द ट्रांसपोर्टर पेड 5000 एज डैमेज चार्जेस। ट्रांसपोर्टर ने ही डैमेज चार्जेस दे दिए, एक तरह से क्लेम ही मिल गया आपको। भाई बीमा करवाया होता तो इंश्योरेंस कंपनी, अब ट्रांसपोर्ट माल उठाते हुए ट्रांसपोर्टर ही चौड़ा हो गया, भाई साहब चिंता ना करो अपनी गारंटी है, और वो चिंता हो गई, टूट गए, वो टूट गए तो फिर उसके बोला बता भाई, बोला लो जी 5000 पकड़ लो, तो 5000 उसने मुझे दिए। एक ये लाइन अलग है और बाकी मेरे ख्याल से सारा सेम है क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार आंसर टैली कर लो, फिर मैं इस लाइन का मीनिंग भी बता देता हूँ, वैसे आपको समझ भी आ जाएगा। ये देखिए आपका अब नॉर्मल लॉस आएगा 9225, ये देखिए आपका अब नॉर्मल लॉस आएगा 9225, और फिर अब नॉर्मल लॉस में बाय बैंक आ जाएगा 5000 और बाय P&L आ जाएगा 4225। जैसे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता था वैसे ट्रांसपोर्टर से आपको डैमेज चार्जेस मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अबनॉर्मल लॉस को आप बेच सकते हो, आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल सकता है, और ट्रांसपोर्टर भी आपको क्लेम दे सकता है। बात समझ आ गई ना? तीनों का ट्रीटमेंट सेम होना है। क्लेम मिला बाय बैंक, तुमने बेचा बाय बैंक, ट्रांसपोर्टर ने दिया बाय बैंक। तो आप यहां पर बाय अबनॉर्मल लॉस 9225 दिखाएंगे, अबनॉर्मल लॉस में 9225 दिखाएंगे, बाय बैंक 5000 दिखाएंगे, बाकी बाय P&L। क्लियर ना? ओके रिपोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ जी, आप आंसर नोट कर लेंगे। प्रॉफिट है 9750। यस, इन्वेंट्री देखेंगे आप 83025,
ये अबनॉर्मल लॉस है, उसमें से एक क्लेम मिल गया तो नेट अबनॉर्मल लॉस हो गया। अच्छा, क्या इसमें एक चेंज ये भी है कि उसमें जो नॉर्मल, उसमें अबनॉर्मल लॉस एक टीन का था, इसमें दोनों का है, ऐसा भी है क्या? ठीक है, टेबल बनाऊं इसकी, बोलो। नहीं, 1 मिनट लगेगी। हाँ ना पूछूंगा इतने में तो बना ही दूंगा मैं। बस आप मुझे अमाउंट बताते रहना जिन बच्चों का सही है, मैं 2 मिनट में बना देता हूँ। ये लो, देखो, एक तो आप लिखेंगे टीन्स, कितने कितने किलो वाले हैं, 5 kg और 10 kg, और एक कॉस्ट लिखेंगे, ये हो गई क्वांटिटी, ठीक है, और ये है कॉस्ट। कॉस्ट कौन से वाले की, 5 kg वाले की और 10 kg वाले की। बताइए गुड सेंट कितना? हाँ जी, 1000। 1000। 1000 तो ये भेजे और दूसरे 1000 ही ये भेजे, ये एट द रेट ऑफ 100 और ये एट द रेट ऑफ 180, तो ये कितने हो गए, 1 लाख, और ये कितने हो गए, 1,80,000, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। सेलिंग प्राइस का 2% था, तो एक का आ जाएगा 7, आगे, और ये 12,500। सेलिंग प्राइस का 2%, और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है, और ध्यान रखना कहीं जितने बेचे उसका 2% कर दो, जितने भेजे हैं उसका 2%, ठीक है ना। चलो जी, ये बात हो गई। अच्छा, ये 1000 है, ये भी 1000 है, ये 1,07,500 है, ये 192,500 है। फिर रास्ते में हुआ है क्या लॉस, लेस अब नॉर्मल लॉस। अब मुझे बताओ इसके कितने हुए हैं, 50, और इसके, हाँ जी, 20, तो 1,07,500 डिवाइड बाय 1000 इंटू 50, वही 5375, और इसका आ गया 192,500 डिवाइड बाय 1000 इंटू 20, यस 50, ये अब नॉर्मल लॉस हो गया। अब आपके पास जो पहुंचे ये है 950 और ये है 980, ये कितना, 10125, 188,650, ठीक। मैनेजमेंट के स्टूडेंट में मिस मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा। अच्छा जी, अब मुझे बताइए सेल कितनी हो गई। अच्छा, इसने कोई खर्चा किया है क्या, इसने कोई खर्चा किया है, नहीं किया, किया होता तो लिख देते, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 1,02,125 और 188,650, राइट। हाँ जी, अब इसमें से सेल हो गए और इसमें से 800, तो स्टॉक आ गया आपका 150 और इसका 450, ये लो जी। तो इसकी वैल्यू आ गई 1,02,125 डिवाइड बाय 950 इंटू 450, 483, ओके, और ये 188,650 है 980 का, तो 180 के 650।
ये जुलाई 21 का क्वेश्चन है कंसाइनमेंट का। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इंश्योरेंस कंपनी से गलती हो गई और क्लेम ज़्यादा का दे दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ये आंसर मिलवाना है मुझे और ये आपको फेयर में करके रखना है, ठीक है ना। हाँ तो इसको ये होमवर्क का पार्ट मानकर चलें आप। जहाँ कंसाइनमेंट खत्म किया है ये क्वेश्चन और कर लेना अच्छे से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो आपने किया हुआ है तो ठीक है, फिर वो जल्दी हो जाएगा एग्जाम के अंदर, 15 मिनट की बजाय 5 मिनट में ही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपने को करना है, ठीक है। हाँ जी, मैक्स लिमिटेड ने 700 बॉक्सेस भेजे और इनवाइस प्राइस था वो 168 विच वॉज 20% अबव द एक्चुअल कॉस्ट। तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या था, 168 इंटू 100 अपॉन 120, तो इसकी कॉस्ट रही होगी 1,40,000। इसकी कॉस्ट कितनी रही होगी, 1,40,000 एंड पेड 14,000 फॉर इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो ये हो गया आपके डायरेक्ट एक्सपेंस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस आपके। और 50 बॉक्सेस वर लॉस्ट एंड द ट्रांसपोर्टर पेड 22,000 फॉर द लॉस। अब एक नया शब्द है ये, ट्रांसपोर्टर ने दिया ये क्लेम, तो इसका मतलब जिम्मेवारी कौन लेकर गया था, ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर कहता है चिंता मत करो, अगर नुकसान होगा तो मैं दूंगा, और उसने 22,000 रुपये हमें पे किए। द कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग बॉक्सेस, यानी थे कितने 700 और उसमें से 50 चले गए, तो कितने पहुंच गए 650, और 970 ये खर्च किए, तो ये भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। कंसाइनी सोल्ड 500, तो क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितना हो गया, यस 150, क्या यस 150, और 6,000 सेलिंग किए। कंसाइनी को कमीशन मिलना था 6% ऑन ग्रोस सेल। ये बात समझ आ गई आपको। एक छोटा सा काम है बस, आप इसकी टेबल बना लें, बाकी काम आंसर देखने से बात चल जाएगी। क्या करते हैं हम, एक तो अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालते हैं और एक स्टॉक। तो क्या लिखते हैं पता आपको, क्वांटिटी, कॉस्ट, लोडिंग, इनवाइस प्राइस। कितने बॉक्सेस भेजे भाई, 700, कॉस्ट कितनी 140, लोडिंग कितनी 28, और ये कितना 168,000, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कंसाइनर ने पे किए, बताओ कितने कितने थे, 14,000। फटाफट नोट कर लें, सारी चीज़ें क्लास में डिस्कस की हुई है, बस अब नोट करते जाएं। लोडिंग में नहीं ऐड करेंगे, ये 14 हो गया। उसके बाद आपके पास 700 आ गए, 154,000, 28,000, और ये आ गया 182,000, राइट। अब इसमें से अब नॉर्मल लॉस हो गया बॉस, कितना 50, उसकी कॉस्ट, उसकी लोडिंग और उसका इनवाइस प्राइस। मुझे कैलकुलेट करके बता दो, कोई एक बच्चा बता दे बस, कि जो अब नॉर्मल लॉस हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी आई। आप कैसे निकालोगे, 154 डिवाइड बाई 700 इंटू 50, यस बात ही खत्म हो गई। 11,000 कहते हैं 77,000। इसकी लोडिंग कितनी आएगी, ऐसे ही 700 पे 28 है तो 50 पे कितना 2,000, ये सारे माइनस होंगे ध्यान रखना। अरे 2,000 है क्या, सही है बिल्कुल। 30,000 इसकी इनवाइस वैल्यू हो गई, तो यहाँ पहुँचे 650, यहाँ 143,000, 26,000 और 169,000, 79 या 69, 69। अब इसने फिर डायरेक्ट एक्सपेंस पे किए। बताओ ये सिंगल क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर अब नॉर्मल लॉस के केस में डायरेक्ट एक्सपेंस वो भी कर रहा है कंसाइनी, है ना। बाकी क्वेश्चन में नहीं होते थे, क्वेश्चन खत्म हो जाता था। चलिए बताइए कितने हुए, बता दो यार। उसने किए, अरे बच्चे बड़े शार्प होते हैं, एक बार स्कैन कर लेते हैं बस। 9750, आ जा भाई आ जा, 9750, तो ये आपके 650, ये बताओ
151,750 आई थिंक 12 बन गया ना, 152, 26,000 और 178,750, देखो सही है क्या? अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बेची, कितनी भाई? 500 बेची तो 150 रह गया ना, क्लोजिंग स्टॉक 150, तो ये निकलेगा 152 750 डिवाइड बाय 650 इंटू 150, इसकी लोडिंग कितनी आएगी? 26,000 डिवाइड बाय 650 इंटू 150, और इसका इनवाइस प्राइस आएगा 178,750 डिवाइड बाय 650 इंटू 150। पहले क्या आएगा? 35,250, 6,000, 41,250, 41,250। यस, लीजिए। यस, एक मिनट में स्लाइड कर रहा हूं आंसर, ठीक है? वैसे तो ये तुम्हारे काम का नहीं है बिल्कुल भी, है ना? वर्किंग नोट तो तुम्हारे काम का है ही नहीं, मैंने बना दिया सारा। क्या हुआ? गलत बात है यार, ये लो। फटाफट थ्योरी खोलेंगे। यस, हाँ जी बोलो। जर्नल एंट्री सर, क्या हुआ? जर्नल एंट्री में वो डाउट है सर। हाँ, कौन सी थी वो? आपने कुछ पूछा था कल जाते वक्त, कौन सी थी वो? जर्नल एंट्री में है सर, पूछना है सर। हाँ बोल दो। आपने सर वो कंसाइनमेंट अकाउंट ट्रेडिंग की तरह होता है सर, बताया सर। हाँ, तो इसके हिसाब से सर वो ये पहली एंट्री सर ट्रेडिंग राइट ऑफ क्लोजिंग एंट्री होनी चाहिए सर वो। हाँ, लेकिन वो हम तो कंसाइन एक्सपेंस पे किए सर, माइनो कंसाइन। कंसाइनमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, उसके अंदर क्लोजिंग एंट्री कौन से खाते की? यस सर, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं सर। हाँ, उस तरह सर कंसाइनमेंट भी ट्रेडिंग की तरह है सर। उसमें हाँ, कंसाइनमेंट भी ट्रेडिंग की तरह है सर। तो कंसाइनमेंट में ट्रेडिंग कहाँ से आया था? नो सर, ट्रेडिंग की तरह है सर। आप दिखता है, ओके, हाँ। आप उसमें सर दो एंट्री उस हिसाब से होनी चाहिए सर, कंसाइनमेंट की भी क्लोजिंग। हाँ नहीं, क्लोजिंग नहीं हो पाएगी। एक्चुअली क्या है, अगर तुम जैसे मान लो रेंट पे किया, तो रेंट पे किया तो एंट्री होती है रेंट टू कैश, और फिर तुम करोगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो इतना मौका तो पी एंड एल देगा ही नहीं, पी एंड एल खुद ही लपेट लेगा कि ये रेंट तो मेरे वाला है, समझे आप? तो इसीलिए कंसाइनमेंट को अलग रखने के लिए शुरू से ही हर खर्चे का नाम कंसाइनमेंट रखा जाएगा, हर इनकम का नाम कंसाइनमेंट ही रखा जाएगा, चाहे वो कैरिज हो, फ्रेट हो, रेंट हो, सैलरी हो, कमीशन हो, सेल हो, कुछ भी हो बेशक, हर एक का नाम कंसाइनमेंट ही रखा जाएगा।
इसमें कोई रूल नहीं लगेगा सर? नहीं, रूल तो क्यों ना, कंसाइनमेंट एक एक होलसेल ओली सोली अकाउंट हो गया, और उसको खर्चे के टाइम डेबिट कर रहे हैं और इनकम के टाइम क्रेडिट कर रहे हैं। नरेशन में आप डिटेल लिखोगे, ये फ्रैट है, ये रेंट है, ये गोडाउन रेंट है, जो भी। ठीक है, हाँ जी। जय सर, आपने कल प्रिंसिपल बुक वाला पॉइंट था सर, हाँ, क्या था प्रिंसिपल बुक में? जैसे हाँ प्रिंसिपल बुक्स आर क्लोज्ड सर, हाँ, उसमें सर पता नहीं चला सर कौन से अकाउंट बनेंगे। वो तो सर बुक्स तो सर कंसाइनी की थी सर, अगर लेजर तो कभी भी बंद कर सकते हो आप। प्रिंसिपल बुक लेजर ही है आपकी, और लेजर कभी भी क्लोज कर सकते हो आप, डेली कर सकते हो। उसके बाद सर अकाउंट्स कोई नहीं बनेगा ना सर? ना, बस जो क्लोजिंग होती है वो नहीं बनेगा, बाकी सारे बनेंगे। जैसे कंसाइनमेंट नहीं बनाया, हाँ, कंसाइनमेंट फाइनल अकाउंट्स का प्रॉफिट निकालने के लिए। हाँ जी, ठीक है। स्टडी मटेरियल में इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम हो, मैं शुरू से लेकर चल रहा हूं, पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है। मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट, इस पेज पर कोई दिक्कत हो? मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसाइनमेंट और सेल में डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये डिफरेंस एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, और टेस्ट में तो आएगा ही आएगा। सर, हाँ जी, मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट है सर। मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, यस सर, इसमें हाँ जी। 9th पॉइंट बता दो सर। कौन सा? 9th पॉइंट। 9th पॉइंट में फर्म्स यूजुअली लाइक टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच कंसाइनमेंट और कंसाइनमेंट्स टू ईच कंसाइनी। हाँ तो ठीक है, हर ईच कंसाइनमेंट और कंसाइनमेंट्स टू ईच कंसाइनी, हर कंसाइनी को, कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि गुड्स सेंड करना, तो जितना भी माल भेजा गया है या माल भेजे गए हैं, क्योंकि कंसाइनी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हर कंसाइनी के पास जो भी गुड्स भेजा गया है, भेजे गए हैं, उनका प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहती है फर्म। 6th पॉइंट, इट इज ऑल्सो यूजुअल फॉर द कंसाइनी टू गिव एन एडवांस टू द कंसाइनर इन द फॉर्म ऑफ कैश और बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द सेल प्रोसीड्स। ये मैंने समझाया था आपको लास्ट में कि रूटीन के अंदर क्या होता है, कंसाइनी कुछ एडवांस पे करता है कंसाइनर को, और बाद में जब फाइनल सेटलमेंट होती है तो उसमें ये पैसे एडजस्ट हो जाते हैं। सिक्योरिटी तो उतनी एडजस्ट होती है जितना बिकता है, और एडवांस पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाता है। हाँ जी, हो गए? चलिए, डिस्टिंक्शंस 1 2 3, इन 3 पॉइंट्स में कोई दिक्कत है? बोलिए। नहीं, ये 4 5। कमीशन और डिस्काउंट, ये अलग है डिफरेंस, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। कंसाइनमेंट और सेल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली, मतलब छोड़ना तो किसी को ही नहीं है, जिसको छोड़ेंगे वो आगे मिलेगा। हाँ जी, कमीशन एंड डिस्काउंट डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अकाउंटिंग थी, इसमें देखो इस पेज पर कोई डाउट है तो। सर एक मिनट, पैराग्राफ बताओ, 2nd पैराग्राफ में। Therefore, a separate consignment account has to be prepared for each consignment. Each consignment account is a nominal cum personal account and constitutes a profit and loss आएगा in account in respect of transaction to which it relates. इस बात में कोई दम नहीं लग रहा।
नॉमिनल कम पर्सनल, ये नॉमिनल कम रियल बोलता ना तो भी बात हो जाती है कुछ, क्योंकि टू गुड्स करते हो आप तो वो रियल हो गया, और बाय स्टॉक करते हो वो रियल हो गया। डेबिट में टू गुड्स किया और क्रेडिट में बाय स्टॉक किया तो वो नॉमिनल हो गया। तो नॉमिनल कम पर्सनल, इसमें कोई दम लग नहीं रहा, नॉमिनल कम रियल बोला जा सकता है। ये थोड़ी सी बेतुकी सी बात लग रही है इसके अंदर, किसी के दिमाग में कुछ और है तो बताओ। नॉमिनल कम पर्सनल कैसे हो सकता है कंसाइनमेंट अकाउंट? हाँ, एक चीज़ हो सकती है, जो ये कंसाइनमेंट का प्रोजेक्ट है ना, पूरा जो कंसाइनमेंट का जो पूरा प्रोजेक्ट है कि मैं आपके पास माल बेचता हूँ, तो मेरे पास दो चीज़ें अफेक्ट होती है, एक तो प्रॉफिट लॉस अफेक्ट होता है कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक आपका अकाउंट अफेक्ट होता है कंसाइनी अकाउंट। तो उस सेंस में से तो कोई बात करते तो बात थी। तो ईच कंसाइनमेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल कम पर्सनल। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहे तो बोलो। हाँ ठीक, हाँ वो चीज़ हो सकती है कि पूरा प्रोजेक्ट इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक नॉमिनल है और एक पर्सनल है। एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे और एक कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा सकता है। कंसाइनमेंट अकाउंट तो टिपिकली नॉमिनल अकाउंट है, आप देख लो ट्रेडिंग P&L नॉमिनल था, प्रॉफिट लॉस, जो अकाउंट आपको प्रॉफिट लॉस बताए वो नॉमिनल है। चलो, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, नॉमिनल कम पर्सनल, सॉरी नॉमिनल ईच कंसाइनमेंट, या तो इस सेंटेंस को चेंज करके लिखा जाए, बाकी इस लाइन के अंदर तो आपको पर्सनल काटना पड़ेगा। रियल मैं बोल सकता हूं। अब ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट एक टाइम में क्या होता है, रियल होता है। आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, परचेज लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, सेल होते ही नॉमिनल हो जाता है। ये देखो, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, यहां लिखा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कौन सा है, रियल है। फिर आपने लिखा परचेज, ये भी रियल है। अब सेल हो गई, कुछ इसमें से बिक गया, कुछ इसमें से बिक गया, तो ओपनिंग स्टॉक नॉमिनल बन गया, और जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक लिखा तो परचेज भी नॉमिनल बन गया। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट की तो बात मान लूँ कि रियल अकाउंट है, जैसे इसी तरह से कंसाइनमेंट रियल भी हो सकता है और नॉमिनल भी। पर्सनल वाली बात नहीं जमती कुछ भी। जो भी कभी कहना चाहता था वो मुझे लगता है कह नहीं पाया। हाँ जी, यस, आगे ये 1 और 2 पॉइंट, क्या चीज़? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ जी, पेपर में रियल आए हुए हैं, ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं, नॉमिनल रियल दोनों आए हुए हैं, पर्सनल कंसाइनमेंट कहीं नहीं आया। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, सॉरी, सर रियल कैसे हो सकता है? रियल बताया ना मैंने, ट्रेडिंग है, जब तक आप सेल और क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखोगे ये भी रियल है, ये भी रियल है। जैसे ही आपने सेल किया ओपनिंग स्टॉक नॉमिनल हो गया, जिसका बेनिफिट ले लिया वो नॉमिनल, और परचेज में इधर क्लोजिंग स्टॉक लिखा तो परचेज भी नॉमिनल होगा। लेकिन वो अल्टीमेटली तो नॉमिनल ही बनेगा। हाँ, ना? अल्टीमेटली नॉमिनल तो बनेगा। फिर तो पर्सनल ज़्यादा सही नहीं, क्योंकि वहाँ पे 2Y मतलब कंसाइनी का भी लिखते हैं, 2 कंसाइनी। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, ये ओपनिंग स्टॉक हुआ, ये परचेज हुआ, ये सेल हुआ, ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ, और ये जीपी हुआ। अब आपको पता है ना, जीपी इसी में से कटा, तो ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये रियल है, ये रियल है, ये रियल है, ये रियल है, इसमें तो सारी चीजें रियल है। पर्सनल तो जो कंसाइनी का अकाउंट बनाओगे ना, जो पर्सनल अकाउंट का इफेक्ट दिखाता है वो पर्सनल हो सकता है। हाँ जी, ये आगे इस पेज पर देखो जरा, क्या चीज? कोई एग्जांपल लिया है इन्होंने ऊपर? नहीं नहीं, ऊपर है ना। हाँ, ये देखो ना, therefore a separate consignment account has to be prepared for each consignment.
हर कंसाइनमेंट के लिए अलग से कंसाइनमेंट अकाउंट खोला जाएगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है ना, से टू स्टार्ट ट्रेडिंग, तो स्टार्ट ट्रेडिंग क्या हो गया कि आपका एक एजेंट है, कंसाइनमेंट टू स्टार्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट टू मून ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट टू ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। समझ गए ना, मतलब बंदे कई हो गए तो अलग अलग लिखेंगे। अगर तुमने कंसाइनमेंट के आगे नाम नहीं लिखा उसका भी, किसको भेजा जा रहा है, तो फिर वो क्लियर नहीं होगा उस चीज़ से, सारे के सारे एक के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है ना, जिस भी एजेंट को भेजोगे वो उसका नाम डिनोट हो जाएगा, उसमें भी ये इसके कंसर्न में हो रहा है ये सारा काम। ठीक है, ये है। तो कोई एग्जाम्पल नहीं लिया इसने, एग्जाम्पल लेना चाहिए था वहाँ पर। हाँ जी, और देखो सर। हाँ जी सर। 6 बस यहाँ पे अनलाइक नॉर्मल प्रैक्टिस टू डेबिटिंग वाली लाइन, सर इसका मीनिंग तो समझ आ गया, रीजन क्या क्या है? देन ट्रांसफरिंग टू P&L अकाउंट, एक्सपेंस आर डायरेक्टली डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। कहते हैं नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले खर्चे को डेबिट करते हैं और फिर P&L से राइट ऑफ करते हैं, लेकिन यहाँ सीधा हम कंसाइनमेंट में ही करते हैं जो उन्होंने पूछा था अभी। नहीं सर, वो तो समझ आ गया था, लेकिन मतलब किस लिए करते हैं ऐसा हम, क्या रीजन? बताया था ना अभी, इन्होंने यही तो पूछा था जब कहाँ थे। वो तो सुन लिया था, और कोई रीजन है? यही रीजन है, और तो क्या हो, रीजन एक ही होता है इसमें, लॉजिक तो किसी चीज़ का एक ही होगा। हाँ जी देखो, सर हाँ जी सर। जब पीछे कंसाइनी गुड्स ले जाते हैं तो हम उसे कंसाइनमेंट का पार्ट क्यों मानते हैं? क्या जैसे दोबारा बोलो? अगर कंसाइनी ही गुड्स खरीद लेते हैं हाँ, तो हमें तो फिर उसमें दिखाना चाहिए ना, हमारे दिल्ली वाले ट्रेडिंग पैनल में, कि हमने उसी को ही बेच दिया, क्योंकि उसकी तो हेल्प, मतलब हमने तो डायरेक्ट सेल कर दी एक तरह से, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं डायरेक्ट सेल कहाँ कर दी, उसने पहले गुड्स लिया फिर खरीदा, डायरेक्ट थोड़ी खरीदा। ठीक है ना, आपने मेरे से माल मंगवाया कि मैं बेच दूंगा, फिर आपका जी चल गया उस माल पे तो आपने खरीद लिया। ठीक है, आपने सीधा थोड़ी कहा कि मुझे माल खरीदना है, तो आज आप एजेंट थोड़ी हुए, फिर आपने कहा ये मेरी जिम्मेवारी होगी, मैं बिकवा दूंगा माल। ठीक है ना, एक आपके अंडर राइटर का एक पॉइंट होता है, अंडर राइटर्स होते हैं। तो अंडर राइटर एक ऐसी पार्टी होती है जो कंपनीज को एक कमिटमेंट करती है कि हम आपके सारे शेयर्स बिकवा देंगे, नहीं बिके तो हम खुद खरीद लेंगे। तब वो तो अंडर राइटर की प्रॉब्लम मानी जाएगी ना, नॉर्मल इशू थोड़ी माना जाएगा। वो उसने गारंटी ली थी कि बिक गया तो ठीक है, वरना मेरा। ठीक है, खरीद लिया उसने। क्वेश्चंस तो सारे डिस्कस हो गए थे। हाँ जी, इन्वेंट्रीज। सर इसमें जो नोट लिखा है वो बताना एक बार। Sometimes an examination problem states only that the consignor's expense amounted to such amount and that consignee spent so much. If details are not available, then the valuing inventory, the expense incurred by the consignor should be treated as part of cost. While कुछ नहीं, बस यही है कि इसने कहा कि कंसाइनर ने इतने खर्चे किए और कंसाइनी ने इतने खर्चे किए, और ये नहीं बताया कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो कंसाइनर वाले डायरेक्ट मानने हैं, कंसाइनी वाले इनडायरेक्ट मानने हैं, बस बता नहीं रखा ना। ठीक है, वैसे एक बात मैं बता दूं, कई जगह ऐसा भी लिया जाता है, ये इसकी अपनी अजम्पशन है, ये रूल नहीं है। कई जगह ऐसे भी लिया जाता है कि कंसाइनी ने खर्चा किया कोई, अब ये नहीं बताया डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो हम ये देखते हैं कि वो खर्चा जो बताया जा रहा है, एक्सपेंस जो बताया जा रहा है, वो सेल से पहले बताया जा रहा है या सेल के बाद। अगर सेल से पहले बताया जा रहा है तो डायरेक्ट है, और सेल के बाद बताया जा रहा है तो वो इनडायरेक्ट। कई जगह ऐसा अज्यूम किया जाता है। इसने सीधा सीधा कह दिया कि जब नेचर मेंशन ना हो कि कंसाइनर ने ये पे किया, कंसाइनी ने ये पे किया, और डिटेल अवेलेबल नहीं है कि किस नेचर का था, तो कंसाइनर वाले डायरेक्ट मान लेंगे और कंसाइनी वाले इनडायरेक्ट मान लेंगे। ये नोट लिखा है इसमें। हाँ जी सर, हाँ जी। ये जो नोट के बाद की 2 लाइंस हैं, ये वाला समझा दो। If the expected selling price of inventory on hand is lower than cost, the inventory should be valued at expected net selling price, that is expected selling price less delivery expenses. सुनो क्या होता है, आपने +1 में पढ़ा होगा, हम इन्वेंट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे। 31 दिसंबर को जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी कॉस्ट है 12,000,
हम स्टॉक की वैल्यूएशन किस पर करते हैं? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। यही पढ़ा है या कुछ और पढ़ा है? बताओ शाबाश। स्टॉक की वैल्यूएशन किस पर की जाती है? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्यों करते हैं ऐसा? ऐसे नहीं, ठीक से हाथ खड़ा करके बताओ मुझे, कौन कौन बताना चाहेगा? हाँ ठीक है। और एक, अच्छा पता बहुत सारों को कि ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? 2-3 बच्चों को ही पता है। एक आप बताना चाह रहे हैं, एक आप बताना चाह रहे हो, और एक आप बताओ शाबाश। सर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म की, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, हाँ ऐसा जो क्यों? ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मैन वो हम कंसीडर करेगा कि ये इसकी इतनी वैल्यू है, उसमें से जो मार्केट वैल्यू हो गई मान लीजिए 8000। तो अब देखो जरा, गुड, बहुत अच्छे, यही है या कोई और कारण? ये बता रहे थे, ठीक है। अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक 12 दिखाओगे या 8 दिखाओगे तो बताइए जीपी किससे ज़्यादा आएगा? 12 दिखाने से आएगा ना, कि स्टॉक की कॉस्ट है 12,000 और मार्केट वैल्यू है 8,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट फालतू किसके दिखाने से आएगा? कॉस्ट वैल्यू 12 दिखाने से आएगा। लेकिन अब चक्कर क्या है, अगर आप ये दिखा दोगे तो यहां 4,000 रुपये प्रॉफिट वो आएगा जो आपको वास्तव में मिला ही नहीं है। तो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है भाई लॉस को लॉस मानकर चलो। स्टॉक 12 का, एक तो हम कहते हैं नहीं नहीं कॉस्ट हमारी 12 आई हुई है, ना बिके तो क्या है, हमारी तो कॉस्ट 12 आई हुई है। और एक बात ये कि भाई चाहे कितनी आई हो, ये बिकेगा तो मार्केट में 8 का ही। ओ यार इसका मतलब 4,000 रुपये लॉस होगा? बोला होगा नहीं भाई, हो गया, मान ले ये लॉस तो हो गया, ठीक है, जो लॉस होना था हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। हम है ना स्टॉक की बात करें, शादी वादी की कोई बात नहीं कर रहे थे। हाँ, जो लॉस होना था वो हो गया, ठीक है। ये कौन कहता है? कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। चलो ये बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने, लेकिन एक बड़ी गड़बड़ सुनी है, ये मार्केट वैल्यू नहीं होती, ये एनआरवी होती है। हाँ अब तो सबको याद आएगी। नलायक को मैंने बोला था, कुछ और सुना है तो बताओ। चलो अगली बात बता दो, क्या फ़र्क है दोनों में? सर मार्केट वैल्यू जो हम एवरेज की मींस कंपटीटर को कंपेयर करके मार्केट में जो उस गुड की वैल्यू है, पर लेकिन नेट रियलाइजेबल सर जो एक बिजनेसमैन सेल करने पे रियलाइज कर सकता है उससे। नहीं गलत है, और बताइए शिवाश। और कोई? और कोई? चलो सुनो मेरी बात ध्यान से। मार्केट वैल्यू होती है आज, और आपका एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये 15 मार्च को बिक जाएगा, ये 15 मार्च को बिक जाएगा, आने वाली 15 मार्च को। हमारा आइडिया यार आज की ही वैल्यू लेनी है तो बेच दो ना फिर। तुमने शो किया रखा है क्या क्लोजिंग स्टॉक? तो आज की वैल्यू नहीं लेनी होती, जब ये बिक सकता है तब की वैल्यू लेनी होती है। अगर आज की वैल्यू लेनी है तो बेचो, फिर बेच के दिखाओ। बेच क्यों नहीं रहे? बेचो ना, है ना। तो इसलिए आज की मार्केट वैल्यू नहीं हो सकती। आज की मार्केट वैल्यू कंसीडर करना बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं है उसको कंसीडर करने का। तो क्या होता है, हमारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि हमारा ना 2-2.5 महीने के अंदर माल बिक जाता है। आने वाले स्टॉक टर्नओवर रेशियो अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है ना, आने वाले टाइम में हमारा 2-2.5 महीने के अंदर माल बिक जाता है, गुड्स बिक जाता है। तो इसका मतलब हमने ये आइडिया लगाया कि 15 मार्च को लगभग ये माल 15 मार्च को एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लगभग ये माल 13,000 में बिक जाएगा, 13,000 में बिक जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें कुछ खर्चे करने बाकी है जिसको हम कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कहते हैं। ये खर्चे करने के बाकी पता है किस में होते हैं? ये वर्क इन प्रोग्रेस में होते हैं। 3 तरह का गुड्स होता है, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस और एक फिनिश्ड गुड्स। तो अगर फिनिश्ड गुड्स है तो खर्चे और नहीं होने, बनकर तैयार है, और वर्क इन प्रोग्रेस होता है तो थोड़े बहुत खर्चे करने बाकी है। तो मान लीजिए 1,000 रुपये तो वो करना बाकी है इस पर, और सेल करने के लिए भी हमें कुछ खर्चे करने पड़ जाएंगे। मान लीजिए 1500 सेल करने के लिए,
इस माल को सेल करने के लिए हमें लगभग 1500 रुपये खर्चे और करने पड़ेंगे, तो हमारे घर में नेट पैसा कितना आएगा उसे हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV। तो ये कितना हो गया, 2500 घटा दो इसमें, 10,500, ये 10,500 है, ठीक। ये 10,500 नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। तो हम ये कहते हैं इसको कभी नहीं कंसीडर करते हम, ध्यान रखना आप, अपने छोटे भाई बहनों को समझा देना आप कि भाई +1 में तेरे को कहा जाएगा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू नहीं होती इसमें, मत रही हो, NRV होती है। मार्केट वैल्यू होती है आज की मार्केट वैल्यू, NRV होती है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। उसमें से कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, तो आपके पास नेट रियलाइज हो सकती है फ्यूचर में वैल्यू। अब बताओ कॉस्ट कितनी थी, 12, और NRV कितनी थी, 10,500। तो क्या दिखाएंगे, 10,500। तो इसको नहीं देखते हम, 10,500 को देखते हैं, ठीक है जी। ये बात तो किस में की मैंने, ये बात तो मैंने दिल्ली में बैठकर की है कि दिल्ली वाले स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होती है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब भाई क्या बोलता है, भाई ये कहता है इफ एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड इज लोअर देन द कॉस्ट, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, जब ये बिक सकता है, आज नहीं, जब भी बिकेगा तो कितने में बिकेगा, मार्केट पोजीशन के हिसाब से। The inventory should be valued at expected net selling price only. Expected net selling, net मतलब that is expected selling price less delivery expenses. उस माल को डिलीवर करने में कितना खर्चा आ जाएगा, वो खर्चा जो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ गए हो भैया? बात समझ आ गई? ठीक है, तो बात पूछा करो, हर बात के पीछे एक बहुत लंबी कहानी होती है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको 2 बातें एक साथ बता दी है। एक तो मैंने ये बता दिया कि हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ये हम बात करते हैं नॉर्मल बिजनेस की। कंसाइनमेंट की बात करेंगे तो कॉस्ट और एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस में से डिलीवरी एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, उसको भी NRV बोलेंगे हम, इन दोनों में से जो लोअर हो। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। हाँ जी, यस। एक, 2, 3, 4 सच एक्सपेंस इंक्लूड पैकेजिंग, फ्रेट, कार्टेज, इंश्योरेंस, ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय क्या होता है? ये टोल टैक्स लगा लो ऑक्ट्रॉय, वैसे इसको हिंदी में कहते हैं चुंगी। कभी पढ़ा है चुंगी नाका नंबर 4? ठीक है, ये टोल टैक्स ही है, आज का टोल टैक्स पुराने जमाने का चुंगी है। जैसे कोई ट्रक आता था दूर से, तो वो कोई बंदा जो मान लो खाना खा रहा है या लस्सी पी रहा है, वहाँ पर बैठा वो भागता है ट्यूं, फिर वो रस्सी खींच लेता है, ट्रक के आगे रस्सी आ जाती है, फिर वो ट्रक रुक जाता है। अच्छा, कुछ पुरानी फिल्मों में भी मिल जाएगा आपको, गोविंदा के पीछे गुंडे लगे हुए हैं, गोविंदा आगे भाग रहा, उसने चुंगी तोड़ दी, लठ तोड़ दिया। मतलब एक बहुत पुरानी फिल्म भी है परिवार, बंदर गाड़ी चलाता है उसके अंदर, वो भी कई चुंगी तोड़ता है। परिवार देखिए, वो मिथुन चक्रवर्ती की है ना, हाँ। और अमिताभ बच्चन की दुनिया भर की ऐसी फिल्म, जैसे रेलवे के वो होते हैं ना, रेलवे फाटक होता है जैसे, तो इस तरह से जो टोल टैक्स थे, अब आजकल तो यूं थैंक्स ऐसे आता है, वो पहले वो उससे करके फिर करते थे। तो आज के ज़माने का टोल टैक्स पुराने ज़माने का ऑक्ट्रॉय है, ठीक है जी। हाँ जी, किस में? इश्क मूवी में? इश्क मूवी में कहाँ होगा? छोड़ो यार, बेकार की बात, काम की बात हो रही है। कब हुआ था? इश्क मूवी में ऐसा नहीं हुआ। इश्क मूवी में तो पाइप काट रहा होता है वो। कोई और देखी होगी। नहीं होता, स्कैन कर ली मैंने पूरी मूवी, उसमें तो नहीं है। इसी में है ना वो सीन, आमिर खान वो भूत बन के डराता है उसको, टीचू टीचू टीचू। हाँ, नहीं है, कहीं नहीं है इसमें, चुंगी नाका कहीं नहीं आया। बताओ फिर कौन से सीन में मैं बैठा हूँ? चलो, यस।
और ये देखो इनवाइस प्राइस, ये मैंने पढ़ाया था आपको अच्छे से, शायद इसमें कहीं डाउट ना हो गया डन। हो गया। सर हाँ जी, 6.51 पे सर। ऐसे मत करो पांडे जी, मैं पेज निकाल रहा हूँ, वहाँ बताओ। ये सर अकाउंट से पहले सर जो पैरा है ये बता दो। द कंसाइनमेंट अकाउंट सर, इससे नीचे सर, ये सर द कंसाइनमेंट अकाउंट सर, कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट, ये वाला इससे नीचे सर। लास्ट पैरा, तो अकाउंट के बाद वाला हुआ है, तो द कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के बाद हुआ, पहला अच्छा इस अकाउंट से पहले, ओके, मैं इस अकाउंट को पढ़ रहा था। द कंसाइनमेंट अकाउंट विल नाउ रिवील ए प्रॉफिट 5700 द सेम एज बिफोर, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L। सिमिलरली एंट्री इन 8 in the earlier illustration will be made to transfer the balance in goods sent on consignment after entry credit of same as ऐसा है। ये वो बातें बोली हुई है कि जब आप, कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहे हैं? अच्छा, मैंने नोट्स में लिखवाया था आपको ये सारा कि आप जब 10,000 का माल 12 में भेजेंगे तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 12, फिर बाद में हम रिवर्स एंट्री करेंगे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट 2, तो फिर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में जो नेट बचेगा वो होगा 10, और वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। उसी बात को डिटेल में स्टाइल मार के समझाया हुआ जो समझ नहीं आई, ठीक है। मैंने आपको एंट्री से बताई थी सारी बात। हाँ जी, ये वाला पेज देखो, इस पर कुछ, ये तो हो गया होगा सारा। What would be the situation if the commission to Y includes del creditor commission also? ये देखो, मैं कुछ कह रहा था ना आपसे कि स्टडी मटेरियल कंसाइनमेंट ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करता है ना, लेकिन दोगला स्वभाव है इसका, ये क्वेश्चन के अंदर उसको नहीं कर रहा था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ये लिखना है कि अगर डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउड नहीं है तो हम अपनी बुक में जिसको माल बेचा उसी को डेटर बनाएंगे, हम कंसाइनी को डेटर नहीं बनाएंगे, ठीक है। यस, सर। हाँ जी सर, हाँ बोलो बोलो। सर, नॉर्मल लॉस में हम इंक्लूड कौन सी वैल्यू करते हैं जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है, मतलब कौन सी कॉस्ट पे दिखाते हैं जो एक्स्ट्रा होती है बाद में नॉर्मल लॉस के बाद? जैसे इसने एक एग्जांपल लिया है, यस सर, कि 10,000 kg एप्पल है और कॉस्ट है 30 प्लस 40,000 फ्रेट है, इट कंक्लूड दैट ए लॉस ऑफ 15% अनअवॉइडेबल, कॉस्ट पर केजी वुड बी, हाँ तो 10,000 और कितने का था, 30 रुपये का ना, 10,000 kg एप्पल्स 30 के हिसाब से 3 lakhs का हो गया, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितने 40,000, तो वैसे देखा जाए तो 10,000 किलो सेब जो हैं 3,40,000 रुपये के हो गए, तो ये एक तरह से ₹34 पर केजी हो गया, 34 रुपये किलो पड़ गया ये पूरा कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें से नॉर्मल लॉस जो है 15% है, 1500, तो इसकी वैल्यू तो कुछ लगानी ही नहीं होती हमें, ठीक है। तो हमारे यहाँ कितना आ गया 8500 kg, और 8500 kg का 340, अब ये रेट बढ़ गया, अब ये रेट बढ़ गया 3,40,000 डिवाइड बाई 8500, तो ₹40 हो जाएगा, 40 हो गया, तो ये बढ़ गया आपका। अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए 40 इस्तेमाल करेंगे। अब मान लीजिए आपको ये कह दे कि 6,000 kg सेल हो गया, ओ भाई 2 मिनट यार, 6,000 kg सेल हो गया तो 1,500 kg जो है वो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, इसका रेट 40 के हिसाब से 6,000 रुपये लगा हो गया,
ठीक है बट ना? सर जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे रखा है उसमें हाँ आ रहे हैं अभी, उसमें बात कर लेते हैं, उसमें आते ही कर लेंगे, ठीक है 2 मिनट। ठीक है जी, नॉर्मल लॉस दोबारा समझ आ गया होगा सबको अच्छे से। हमारे क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस आया क्या कहीं? आया कहीं? नॉर्मल और अब नॉर्मल दोनों आए हैं? ठीक है, टेस्ट में दूंगा। हाँ जी, अब नॉर्मल लॉस। आवाज नहीं भाई, आवाज, हाँ वही बोलो, कौन से वाला? $1000 kg swing machines, 2500 each. Sent on consignment, 10,000 spent. 20 machines are damaged beyond repair. The amount of loss would be. इसको ऐसे क्यों करते हो? जैसे मैंने बताया वैसे करो। ये क्वांटिटी हो गई और ये कॉस्ट हो गई, तो 1000 2500 के हिसाब से कितने का हो गया? 25 लाख का हो गया। अब उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस कितने लगे बताओ कितने? 10,000 स्पेंट, 10,000 हो गए। वही चक्कर है, तुम लोग है ना एकदम भगत बन जाते हो किसी चीज़ के। अपने तरीके से काम करो। लेस अब नॉर्मल लॉस कितने हुए हैं? 20 हुए हैं? देखियो यार 20 हुए हैं, तो 20 हुए हैं तो 20 की वैल्यू निकाल लो। 25 लाख 10,000 कितने का है? 1000 का, तो 20 का कितना होगा? इसके चक्कर में पड़ते क्यों? इतनी मेहनत वैसे ही थोड़ी किया अपन। कितना आया? 50-200 बस। तुम अपना तरीका क्यों छोड़ते हो? ठीक है ना? हाँ, बुक वाला कैसे ही करता रहे, हमने जो सीखा है हम उस ट्रैक पे रहेंगे। इसमें इतना दम होता तो हम इसी की बात ना करते फिर। ठीक है, हाँ जी, नोट कर रहे हो क्या इसको? हेलो, नोट कर रहे हो क्या? आगे चलो ना। अच्छा सर ऐसे में निकालना सर, इसके ऊपर वाली सर, थोड़ा सा एक लाइन ऊपर सर। ये सर एबनॉर्मल लॉस, नो एंट्रीज रिकॉर्डेड फॉर नॉर्मल, बस सर। हाँ, अब नीचे थोड़ा सा सर। बस 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 भाई स्टडी मटेरियल को ही कह रहा है या मेरे को भी कह रहे हैं? जैसे अकॉर्डिंग टू नो एंट्रीज रिकॉर्डेड फॉर नॉर्मल लॉस एंड कंसीडर्ड एज एक्सपेंसेस व्हिच इज ये वाली सर। हाँ, ये मैंने बताया था कि नॉर्मल लॉस का जो नॉर्मल लॉस को हम एक एक्सपेंस का हिस्सा मान लेते हैं और वो हम कस्टमर से ही वसूल करते हैं। तो ऊपर वाले में क्या था? सेब 34 रुपये किलो, अब हो गए 40 रुपये। तो 6 रुपये जो नॉर्मल लॉस है वो हमने बिजनेस का खर्चा मान के कस्टमर से ही कह दिया अभी 34 नहीं है 40 है। और सर ये कंसीडर्ड फॉर वैल्यूएशन वैल्यूएशन ऑफ रिमेनिंग इन्वेंट्री, नालायक ध्यान नहीं देता क्लास के अंदर। क्या बोला था? ये देखो, यहाँ पर स्टॉक जो है वो 34 लेते, इसकी बजाय कितने लिए? 40। तो 6 रुपये बढ़ गया ना स्टॉक। दिमाग नहीं लगाते हो? हाँ जी, आदत नहीं है खैर इसको पढ़ने की ना, शायद इस वजह से दिक्कत आ रही है। हैबिट का पार्ट नहीं है स्टडी मटेरियल पढ़ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये कुछ निहाल भी नहीं करेगा तुम्हें। हाँ जी, आगे बताइए। थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, खास तौर पे अकाउंटिंग में बता दूं, भक्त लोग बहुत मिलेंगे स्टडी मटेरियल के। स्टडी मटेरियल कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं, फेल हो जाएगा। मेन बात ये है, ठीक है? तो कोई ज़्यादा भक्ति भाव के चक्कर में नहीं पड़ने की ज़रूरत। एक्चुअली बहुत सारे लोग स्टडी मटेरियल के चक्कर में ही, हाँ स्टडी मटेरियल एक ज़माना था बहुत अच्छा आता था इंस्टीट्यूट का, लेकिन अब स्टडी मटेरियल में अकाउंटिंग में ना तो फाउंडेशन में, ना ग्रुप 1 में, ना ग्रुप 2 में कोई क्वालिटी नहीं है स्टडी मटेरियल के अंदर। मैंने ग्रुप 1 के कॉस्ट अकाउंटिंग में उनको एक चैप्टर दिखाया था। एक स्टडी मटेरियल में एक चैप्टर है, उसके सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं स्टडी मटेरियल में, और वो चैप्टर 25 क्वेश्चंस करने के बाद समझ आता है। इतना फ़र्क है उसके अंदर। और बाकी 21 क्वेश्चन भी ICAI ने इशू किए हुए हैं अलग अलग जगह, कोई मॉक टेस्ट में, कोई मॉडल टेस्ट पेपर में, कोई रिवीजन टेस्ट पेपर में, अलग अलग से। वहाँ से मैंने 21 क्वेश्चन इकट्ठे किए, 4 उसके, फिर 25 बनाया। स्टडी मटेरियल में सिर्फ 4 क्वेश्चन है उसके। अब बताओ, ठीक है ना? तो थोड़ा सा बाहर की हवा के चक्कर में पढ़ मत जाना। और हाँ जी, चलो आगे।
ये जो क्वेश्चन है ये इसने बात की है, ये मेरे तरीके से कर लेना, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, ये जरूर करना, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस। हाँ जी, नॉर्मल लॉस का सेकंड पॉइंट, नॉर्मल लॉस इज नॉट अकाउंटेड फॉर इमीडिएटली एंड इज लोडेड ऑन द रिमेनिंग गुड्स, इट गेट्स अकाउंटेड फॉर ए कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड्स एज एंड व्हेन दे आर सोल्ड। बस वही बात है जो बता रखी है और बार बार पूछ रहे हो। कहता है कि नॉर्मल लॉस को अकाउंट्स में कोई जगह नहीं दी जाती, जो बचा हुआ माल है उसका लोड बढ़ा दिया जाता है। जहाँ सेब 34 रुपये किलो थे वहाँ 40 रुपये किलो हो जाएंगे। और इट गेट्स अकाउंटेड फॉर ए कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड्स एज एंड व्हेन दे आर सोल्ड। जब जब माल बेचा जाता है तब तक जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ाकर बेचा जाता है। कॉस्ट होती है 34, हम लेते हैं सामने वाले से 40, 6 रुपये इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी, यस, ये अच्छे से पढ़ लेना, नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस। खाली इसी क्लास में नहीं, आपके नेक्स्ट क्लासेस के अंदर भी बहुत काम आएगा ये नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस। हाँ जी, यस, नॉर्मल अब नॉर्मल में कुछ और बात, डन हो गया। चलिए, कमीशन, कमीशन डन हो गया। सर क्या कह रहे हो, बोलो। ये नीचे वाले क्या, हाँ ये बात कर लेते, बस बाकी हो गया ऊपर वाले। कमीशन तीनों हो गए। हाँ जी, हेलो, रिटर्न ऑफ गुड्स देखो क्या कहते हैं। कंसाइंड गुड्स कैन बी रिटर्न बाय कंसाइनी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस लाइक पुअर क्वालिटी और नॉट अप टू द स्पेसिमेन और डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट एक्सेट्रा। भाई कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा, लेकिन कंसाइनी ने कहा सर ये माल वापस मंगवा लो, ये जैसा आपने सैंपल बताया था वैसा नहीं है, कस्टमर कह रहे हैं, या रास्ते में ख़राब हो गया इसलिए वापस कर दो, या कोई और कारण जो भी है। इन सच सिचुएशन द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ रिटर्न्ड गुड्स। कहते हैं जो वापस किया गया माल है उसकी वैल्यू क्या लगाई जाए। Consigned goods returned by the consignee to the consigner as valued at price at which it was consigned to the consignee। कहता है उसी प्राइस पर वापस किया जाता है जिस पर भेजा गया था। Expense incurred by the consignee to send those goods back to the consigners are not taken into consideration while valuing it because the goods were already in a saleable condition and location, and changing the location back from consignee to consigner is not a cost which must have to be incurred to sell the goods। दिस इज जनरली कॉल्ड सेकेंडरी फ्रेट इन अकाउंटिंग टर्म्स। सुनो, इन्होंने बोला ये है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में 2 गुड्स सेंट, मान लीजिए 1000 kg है और आपने 50,000 में भेज दिया, और 2 कैश, मान लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए इसके 10,000। अब इसमें से क्या हुआ, इस 1000 में से 200 माल वापस आ गया, तो हम यहां लिख देंगे बाय गुड सेंट, रिवर्स एंट्री कर देंगे हम इसकी। ये सारी बात क्या लिखी हुई है इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे समझ लेंगे आप अच्छे से। जो माल भेजा जाता है उसमें से कुछ गुड्स जो है वो वापस कर दिया जाता है। वापस किए गए माल की वैल्यू कैसे लगाई जाती है, उतनी लगाई जाती है जितनी भेजी थी। बताओ ये क्या रेट पड़ा था, 50। तो मान लीजिए 200 किलो है, तो 200 किलो किस रेट से आएगा, 50। ये कितना हो गया, 10,000 रुपये। ये लो जी। अब बात ये है, ये भी तो 1000 किलो पर आया था, ये भी तो इसका हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन हम इसका हिस्सा नहीं बनाएंगे। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनी टू सेंड दिस। अच्छा सॉरी, एक मिनट, हाँ इसने भी कुछ पे किया है। ये देखो क्या हुआ, कंसाइनी ने ये माल भेजने के ऊपर कंसाइनी ने खर्च किए 2y, मान लो x की बुक है, तो ये माल भेजने के ऊपर
कंसाइनी ने जो पे किया, मान लीजिए इसको वापस भेजने पर उसने 800 रुपये खर्च किए, ये इस माल के ऊपर खर्च किए, इस माल के ऊपर, ठीक है जी। चलो अब देखो क्या हुआ, कंसाइंड गुड्स कैन बी रिटर्न बाय द कंसाइनी बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, ये तो हो गया। इन सच ए सिचुएशन क्वेश्चन राइज व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ रिटर्न्ड गुड्स, जो वापिस आया हुआ माल है उसकी वैल्यूएशन किस पे होनी चाहिए। कंसाइंड गुड्स रिटर्न्ड बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर आर वैल्यूड एट प्राइस एट विच इट वाज कंसाइंड टू द कंसाइनी, कहते हैं जिस पर भेजा गया था वही वैल्यू ली जानी चाहिए। एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनी टू सेंड दोज गुड्स बैक टू द consignor are not taken into consideration while valuing it because the goods were already in a sellable condition and location, and changing the location back from consignee to consignor is not a cost which must have to be incurred to sell the goods. This is generally called secondary freight accounting terms. तो क्या हुआ, एक मिनट, ये कंसाइनी वाला तो ये खर्चा था ना, हाँ मुझे ये बताओ और क्या हुआ इसका खर्चा, और खर्चा कितना आएगा, 10,000 था इसका, 1,000 का, तो 200 का कितना बनता है, हाँ जी 2,000 रुपये, तो ये 12,000 का माल आपका वापस आ गया जी, ठीक है। कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा और कंसाइनी ने कुछ माल उसमें से वापस भेज दिया, तो जिस रेट पर वो भेजा गया था उसी रेट पर उसकी वैल्यूएशन की जाएगी। क्यों, ये माल दिल्ली में आ पड़ा, अब दिल्ली की जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में ये स्टॉक जो दिखाया जाएगा, ये स्टॉक आपका 12,000 रुपये पर दिखा दिया जाएगा। चलो जी, लेकिन क्या किया, कंसाइनी ने भी इस माल को भेजने पर 800 रुपये खर्च कर दिए, तो अब ये कहते हैं जी ये 800 रुपये क्या इसमें शामिल किए जाएंगे, हाँ ये शामिल नहीं किए जाएंगे। कंसाइनी ने जो 800 रुपये खर्च किए हैं ये इसके अंदर शामिल नहीं किए जाएंगे। इसकी वैल्यूएशन में ध्यान रखना, हम स्टॉक की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं कि वैल्यूएशन कितनी होगी। आपने 12,000 ले लिया, सॉरी आपने 10,000 ले लिया, 2,000 ले लिया, लेकिन 800 हम वैल्यूएशन के अंदर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, 2, देखो जी ये सप्लायर है और ये बिल्डिंग है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये कहता है कि सप्लायर से माल खरीदने से लेकर और प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक, प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन तक के जो खर्चे हैं ना वही हम स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं और बाकी खर्चे नहीं करते। प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन का मतलब भाई यहां तक लाने में कौन कौन से खर्च हुए, यहां तक लाने में कौन कौन से खर्च हुए, यहां तक का मतलब सेल करने के लिए, आगे हमने क्या करना है, इस माल को सेल करना है। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने के लिए जो खर्चे होते हैं ना वही स्टॉक की वैल्यूएशन में ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई और काम होता है स्टॉक के साथ तो वो खर्चे हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, वो हमारा रियल प्रॉफिट लॉस नहीं बता पाएगा। अब माल निकल गया डिफेक्टिव माल को वापस करने के लिए खर्चा कर रहे हो, क्या ये हमारी प्रैक्टिस का पार्ट है, क्या ये रूटीन की बात है, नहीं। तो वो कहते हैं स्टॉक के अंदर वो खर्चे लिए जाएंगे जो रूटीन के अंदर हैं, ताकि आपके सामने ट्रांसपेरेंसी रहे। कभी कभार कुछ उल्ट हो जाता है, माल खराब निकल गया और फिर खर्चा होता है तो उसको आपका लॉस होगा, वो स्टॉक नहीं भुगतेगा, उसे स्टॉक की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। भाई सुनो, अब कस्टमर को क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे, मैंने आपके पास ये माल भेजा 100 रुपये का, 20 रुपया भाड़ा लग गया, 120 का। 100 रुपये का माल था, 20 रुपये भाड़ा लग गया, 120, 10% हम प्रॉफिट कमाते हैं, तो 12 रुपये मैंने प्रॉफिट कमाया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 132। अब कस्टमर को मैंने कहा 100 रुपये का माल था, 20 रुपये भाड़ा लग गया, 120, फिर वो माल खराब निकल गया तो वापस आया तो 10 रुपये भाड़ा और लग गया, 130, फिर मैंने ठीक करके उसके पास भेजा, फिर 15 और लग गया, 145, और 10% मैं प्रॉफिट लूंगा तेरे से 14.5 रुपये, तो 159.5 ये सेलिंग प्राइस हो गया। पागल थोड़ी है कस्टमर देगा। आप तुम कहोगे मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 145 का, तो कस्टमर साफ साफ पूछ लेगा भाई साहब किस बात का 145 बताना जरा, 132 रुपये का माल बनता है ये, तो 145 बनता ही नहीं है आपका। तो स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए नॉर्मल एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी होता है तो वो आप खुद भुगतो, कस्टमर नहीं भुगतेगा। क्यों, जब भी स्टॉक बेचोगे तो उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे, और प्रॉफिट ऐड करके क्या डिसाइड करोगे, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस नॉर्मल देगा कस्टमर आपको, अब नॉर्मल देगा ही नहीं, आप बढ़ा लो। बताओ कोई चीज़ मार्केट में 132 में बिक रही है, तुम 159.5 लेकर घूमते रहो, कौन खरीदेगा आपसे।
तो इसलिए कहता है स्टॉक की वैल्यूएशन नॉर्मल एक्सपेंस लेकर करो, अगर कोई डिफेक्टिव कुछ और निकलता है तो वो खर्चे आप खुद भुगतो, वो स्टॉक की वैल्यूएशन में शामिल नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यही कहा था कि जब कंसाइनर कंसाइनी के पास माल भेजता है और उसमें से कुछ माल वापस आ जाता है तो उसकी वैल्यूएशन उसी प्राइस पे की जाती है जिस पर भेजा गया था। अगर कंसाइनी वापस भेजने पर कोई खर्चा करता है तो वो इसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होंगे, वो आपके लॉस को ज़्यादा कर देंगे, या तो प्रॉफिट को कम कर देंगे या लॉस को ज़्यादा कर देंगे। ठीक है जी, हाँ जी बोलो। सर इसमें ये आप कह रहे हो 10,000 में बेचा था उसने सर, हाँ जी, तो हमने प्राइस 10,000 लगाया गुड्स का, हम्म। तो सर वो जो डायरेक्ट एक्सपेंस किए थे 10,000 वो तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करने के लिए यूज करेंगे हम हाँ खाली। जी, तो सर जो कंसाइनर ने जो वो मतलब भेजा, जो प्राइस जो किया है वो तो 10,000 ही लगाया है सर, 50,000 जो लगाया है इसमें, तो सर हम वो जो 2,000 डायरेक्ट एक्सपेंस किया वो इंक्लूड नहीं करना चाहिए सर? नहीं कौन सा ये वाला? यस सर। नहीं, कारण किस पर्पज के लिए कह रहे हो आप? सर थ्योरी ये बोल रही है जैसे कि प्राइस जो भेजा है कंसाइनर ने, ये लो जी, जिस प्राइस पे, ये जो थर्ड लाइन है सर, द कंसाइनर आर वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट वाज कंसाइंड टू कंसाइनी। ठीक है, मतलब सर डायरेक्ट एक्सपेंस तो अभी कुछ लेना ही नहीं है, प्राइस हमने जैसे कि जो लगाया एट रेट कितना भी लगाया सर। नहीं बात सुनो एक मिनट, ये जो खर्चा है ना देखो ये अलग है, क्योंकि क्वेश्चन में जो मेन एम्फेसिस है वो तो इस बात पे दिया है हमने कि कंसाइनी कोई खर्चा करता है तो उसे हम इसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। अब क्या होता है ये देखो, जब आप इसे ट्रेडिंग में लोगे ना, इस स्टॉक को जब यहां लोगे आप 12,000 को, यहां लोगे ना, दिल्ली में लोगे ना आप इस 12,000 को, इसको दिल्ली में लोगे आप, और ये वाला क्या होगा नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे होगा, ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे होगा, तो हम इसकी वैल्यूएशन दोबारा करेंगे। ये तो कंसाइनमेंट की मैं बता रहा हूं ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो कंसाइनमेंट की। और ये खर्चा पता है कहां से चार्ज होता है? ये खर्चा इसका 2,000 रुपये खर्चा P&L से चार्ज होता है, ये वापस 10,000 रुपये बन जाता है यहां जाकर। ये बात सही कह रहे हो आप। जब कंसाइनमेंट क्यों भुगते इस चीज को, ये देखो पहले तो आप, ये 2,000 रुपये का लॉस P&L को भुगतना चाहिए या कंसाइनमेंट को भुगतना चाहिए? P&L को भुगतना चाहिए ना। तो जब ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ आके 12 बनता है तो हम इसको 10 बना देते हैं, 2 यहाँ से चार्ज कर लेते हैं। हाँ बैलेंस शीट में 10 रहेगा आपका, हाँ बिल्कुल। मैं 800 रुपये की बात कर रहा हूँ मेन, कि कंसाइनी जो खर्च करता है ना वापस भेजते वक्त, वो हमें बिल्कुल भी इस पर नहीं देखना है। ठीक है ना। फिर ये 800 रुपये बोर्न कौन करेगा? क्या चीज़? बोर्न कौन करेगा? हाँ 800 रुपये तो कंसाइनमेंट में आ लिया आपने। हाँ कंसाइनी जो भुगते हैं ये चार्ज कर लेंगे हम। ये नुकसान हो गया आपका। हाँ जी लो जी, हाँ जी सर बोलो। हाँ वो बताया जाएगा। नहीं फिर तो माल भेजे वाले पर ही हो गए, जो बेचे वाला है उस पर ही हो गए, नॉर्मल मान के चलेंगे। इन्होंने बोला कि क्लियर ना हो तो क्या मानेंगे, क्लियर मान होगा तो नॉर्मल खर्चे मानेंगे, कि वो माल भेजा गया था, वो बेचा गया, उसी के ऊपर कंसाइनी ने खर्च किए हैं। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। सर जो है ना वो माल वापस भेजा उसकी सर वैल्यू मान लो आती होगी, मतलब जो भी डिस्ट्रक्शन वगैरह के कारण वैल्यू आती होगी। हाँ और सर है ना जो मान लो वो वापस आ रहा है तो सर वो एबनॉर्मल लॉस मानेंगे या फिर P&L में? नहीं वही हो गया सेम, कॉस्ट और एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, लोअर पे करेंगे हम। वैसे भी जो हमारा डैमेज्ड गुड्स होता है ना उसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ही लेते हैं हम। आप AS2 में सीखेंगे ये सारा, आप अभी मत करो इस चीज़ को, आगे डिटेल के अंदर आना है। अभी हमारा इन्वेंट्री का जो चैप्टर है उसके अंदर आ जाएगी ये चीज़। डैमेज्ड गुड्स होता है ना, जो खराब माल होता है, उसकी तो हम कॉस्ट भी देखना बंद कर देते हैं, हम तो उसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, क्यों, वो कॉस्ट से भी कम में बिकेगा, एक तरह से घाटा दे के जाएगा हमें। जो माल डैमेज हो गया वो घाटा दे के जाएगा, तो हम उसके एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पे लेते हैं। अकाउंट सेल्स हो गए था। हाँ जी जो 800 रुपये थे जो कंसाइनी पे करेगा, तो बियर कौन करेगा इनको? कंसाइनर बियर करेगा, जो भी खर्चा है सारा कंसाइनर करेगा, जब तक स्पेशली आपस में एग्रीमेंट ना हो। भाई डिफेक्टिव माल भेजना किसका कसूर है? कंसाइनर का है। ठीक माल भेजो, सैंपल के अकॉर्डिंग भेजो। सर हाँ जी वो जो P&L अकाउंट में जो राइट ऑफ करेंगे 2000, उसकी एंट्री क्या होगी? नहीं आप उस खर्चे को दिखा दोगे ना, सेकेंडरी फ्रेट बोला है ना उसने। यस सर। सेकेंडरी फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और P&L टू सेकेंडरी वो फ्रेट। 800 नहीं सर, वो 2000 जो हुए थे। हाँ वो पुअर सेलिंग लाइन है, वो जो आपका स्टॉक है उसका एक अबनॉर्मल नेम होता है पुअर सेलिंग लाइन, उन खर्चों के नाम से दिखा देंगे हम। हाँ जी
ये तो एंट्रीज थी मेरे ख्याल से। थ्योरी इसके बाद है क्या और? हाँ, एडवांस और सिक्योरिटी, ये बात मैंने बता दी थी आपको। इसको मेरे क्वेश्चन से समझना आप लोग, एडवांस और सिक्योरिटी को मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं, एग्जांपल करवाए हैं, उनसे समझना। हाँ जी बोलो जी। हाँ आ रहा हूँ। हो गए सारे? ये हो गया सारा? अरे इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? कितने क्वेश्चन है इसमें? 6 और प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल 4, 10 क्वेश्चन है। अपन ने कितने किए हैं? 14-15 क्वेश्चन। अच्छा, 3-4 क्वेश्चन, 4-5 एक्स्ट्रा किए हैं। लो जी, एक मिनट। मल्टीपल चॉइस, आवाज नहीं। मल्टीपल चॉइस सेकंड, सेकंड में बता दो दूंगा, लेकिन मुझे ना तकलीफ हो रही है कि मैंने इतनी। हाँ, आंसर का है क्या कुछ? आंसर क्या आ रहा है आपका? ए आ रखा है और बी दे रखा है। चलो जो भी है, अब तो करते हैं, कोई बात नहीं। 2000 बॉक्सेस 2 lakhs के, यही बात हुई। 2000 बॉक्सेस 2 lakhs के, कंसाइनर के खर्चे 5000, कंसाइनर के खर्चे 5000, तो 2000 और 2 lakh 5000। लो जी, 1/10 लॉस्ट इन कंसाइनीज गोडाउन एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। 1/10 हो गया यानी 200, वैल्यू 0, तो रह गया 1800, 2,05,000। अब इसमें से बिक कितने गए? 1200, तो 1200 बिक गए तो कितने रह गए? 600। बस। अब बताओ, तकलीफ वाली बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितना है? नहीं, नंबर अमाउंट बताओ। 68,333। हाँ, अब बताओ कौन कह रहा था बी आएगा? देखो कैसे लग रहा है सर। ये 20,500 माइनस कर दिया फिर मैंने भी, 2,05,000 में से 20,500 माइनस कर दिया। हाँ, अब नॉर्मल मान लिया ना? अब नॉर्मल मान हाँ लिया। चलो ठीक है। सर अब नॉर्मल नहीं, नॉर्मल ही है, ट्रीटेड एज नॉर्मल है ना, वो जल्दी में अब नॉर्मल पढ़ लिया होगा आपने। चलो, नहीं अफसोस का ये है, ये बड़ा सिंपल सा ही मामला था और इसमें कोई वेरिफिकेशन का बनता नहीं है। आप मुझे ये बताओ सर इसका आंसर है ना, यूँ यूँ ऐसे, बस कॉन्फिडेंस आई होना चाहिए कम से कम इतने क्वेश्चन करने के बाद। हाँ जी, अरे कोई नोट कर रहा था क्या? नकलची कोई बताओ। यस, और देखो इनमें से कौन सा? 6th, आउट ऑफ द फॉलोइंग एट विच पॉइंट द ट्रीटमेंट ऑफ सेल एंड कंसाइनमेंट इज सेम। हाँ, सेल ओनरशिप ट्रांसफर, क्या दोनों में ओनरशिप ट्रांसफर होती है? नहीं। मनी रिसीव, क्या दोनों में पैसे मिलते हैं? नहीं। इन्वेंट्रीज आउटफ्लो, कहता है इन्वेंट्री चला जाता है यहाँ से। हाँ बिल्कुल, दोनों ही कंडीशन के अंदर इन्वेंट्री चला जाता है। कंसाइनमेंट में भी बिजनेस से बाहर जाता है और सेल में बिजनेस से बाहर जाता है। यस, आगे। इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड फॉर बेड डेट्स, कंसाइनी विल डेबिट द बेड डेट्स अमाउंट टू। नोट्स देखो। हाँ, तो कमीशन टू बेड डेट्स आ जाएगा। मैंने आपको ये बताया था कि बेड डेट्स होने पर एंट्री हो जाएगी बेड डेट्स टू डेटर्स, और कमीशन पर एंट्री होएगी कंसाइनर टू कमीशन, और इस कमीशन को और बेड डेट्स को हम आपस में एडजस्ट कर देते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डेल क्रेडिटर कमीशन अगर मिलता हो तो कंसाइनी विल डेबिट द बेड डेट्स अमाउंट टू कमीशन अंड अकाउंट, उससे राइट ऑफ कर देगा। बाकी बचा हुआ आप एंडल में डाल देगा। याद आ गया क्या? मैंने नोट्स में समझाया था कि डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउड हो तो बेड डेट्स और कमीशन को आपस में एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो।
9, 10, 11, 12 नहीं है कोई भी? बस आगे बढ़ो। कौन सा? 12th। कंसाइनमेंट अकाउंट अक्रूअल बेसिस पे बनाएगा। अक्रूअल पेमेंट और पेबल सारे खर्चे दिखाएंगे, रिसीव्ड और रिसीवेबल सारी इनकम दिखाएंगे। अक्रूअल का मतलब होता है कि जो पे कर दिया और पे करना बाकी है, इनकम जो मिल गई और मिलनी बाकी है, अक्रूअल बेसिस पे करेंगे सारा। अच्छा जी, थ्योरी के क्वेश्चन के नीचे आंसर दे रखे होंगे शायद, है ना? ये देखो, ये वाले याद करने हैं आपने, ये यहां से याद करने हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इनमें कोई दिक्कत है तो बताइए आप। हो जाएगा सर? ठीक है। कंसाइनमेंट वाइंडिंग अप आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।